नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम थर्मामीटर शशि रंजन वाला। बेसब्री से इंतज़ार रहती है और आपको, और चुनाव के वक्त में तो जाहिर है अब कई सारे नेता हैं जिनका ब्लड प्रेशर इस वक्त मौसम ही ऐसा है, या तो वायरल हो रहा है या चुनाव की वजह से बीपी बढ़ रहा है। अब आज के हमारे इस एपिसोड में मेहमान वो हैं जिनकी आजकल पूरे हरियाणा में जबरदस्त चर्चा हो रही है, और खास करके बीजेपी में। ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बीजेपी की जितने सीटें आ रही हैं कि किसने किसको दिलवाई, किन के कितने लोग इसमें एडजस्ट हुए मेरिट पे या पैरवी पे या जो भी कह लीजिए। तो एक नाम गुड़गांव से चलता है, गुड़गांव में 4 सीटें, महेंद्रगढ़ में 4, रेवाड़ी में 3 और आसपास की सराउंडिंग्स। तो एक नाम आता है कि रॉय इंद्रजीत सिंह जी की खूब चली इस बार। हालांकि हर बार चलती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा चली। और वर्षों पुरानी उनकी तमन्ना है कि उनकी बेटी अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाए। तो आरती रॉय को भी टिकट मिल गया अटेली से। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि रॉ साहब की टिकट बंटवारे में तो इतनी चौधर चल जाती है, लेकिन जब सल्तनत पे यानी चंडीगढ़ वाली कुर्सी पे बैठने की बात हो तो वो चौधर से क्यों महरूम रह जाते हैं रॉ साहब। तो स्वागत कीजिए रॉ इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार शशि रंजन जी। ये टिकटों में के बंटवारे में तो आपकी खूब चौधर चल जाती है ना। यहाँ भी दिलवा दिया, वहाँ दिलवा दिया, इसका कटवा दिया, उसका जुड़वा दिया, दिलवा दिया, सब चलता रहा। जब चंडीगढ़ गाड़ी पहुंचती है तो आपकी चौधर वाली बस का ड्राइवर रास्ते में क्यों रुक जाता है? कभी उसका पंक्चर, मतलब अहिरवाल बेल्ट से निकलते निकलते जीटी रोड पे चढ़ते चढ़ते। अब इस बार लोग बड़ा उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखो, उम्मीद के ऊपर तो दुनिया जिंदा है। अगर उम्मीद नहीं होगी तो जिंदा रहने का फायदा ही क्या है। तो हर बार जब लोगों ने मेरे को वोट दिया या मेरे कहने से पार्टी को वोट दिया, तो शायद यही सोच करके दिया था कि भाई हमारा नेता शायद चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। और 14 के अंदर तो नरेंद्र भाई मोदी की अच्छी खासी लहर चली थी। हम 9 सीट जितनी भी लड़े थे पार्टी की सिंबल पे, वो 9 की 9 सीट हम जीत गए थे। एक हमारी पार्टी की नहीं थी तो वो भी हम नहीं गिनना चाहते, लेकिन 9 जो लड़ी थी वो जीत गए थे। और उसके बाद जब हरियाणा का इलेक्शन आया तो पहली मर्तबा बीजेपी को अपने बलबूते के ऊपर मेजॉरिटी मिल गई। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई। 86 सीट उसको हासिल हुई। 46 सीट उनको हासिल हुई। तो बीजेपी वाले उस टाइम के ऊपर तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे को इस तरह की मेजॉरिटी मिल जाएगी। अब मैं तो कुछ इसके बारे में नहीं कहता, लेकिन लोग कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह चीफ मिनिस्टर बन सकता था अगर 40 सीट रह जाती तो। अच्छा, 40 रहती तो इंद्रजीत बन सकता था, लेकिन 46 आ गई। तो उसके बारे में पार्टी ने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने खुद के रंगे हुए एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर के लिए तजवीज़ कर दें। तो मनोहर लाल खट्टर जी को उन्होंने तजवीज़ कर दिया, जो कि हरियाणा के अंदर राजनीतिक तौर के ऊपर कभी सक्रिय नहीं रहे थे। अब वो पार्टी का फैसला होता है, उसके अंदर तो जनता क्या करे, एमएलए क्या करते हैं, वो तो पार्टी ने फैसला किया। सो हमने 5 साल उनके साथ निभाई। दूसरी बार जब चीफ मिनिस्टर बनने की बात आई तो वो ऑलरेडी इन पोजीशन थे। और हालांकि उतनी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली जो कि सन 19 में मिली थी। उनको गठजोड़ करने के लिए एक सत्तासीन सिपाही चाहिए था, जो कि उस टाइम के ऊपर खट्टर साहब थे। मैं वही आने वाला था कि आपने कहा कि 2014 में अगर 40 रह जाती तो रॉ इंद्रजीत सिंह की वो चल सकती थी। हाँ, कि चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो वो मुराद तो 2019 में पूरी हो गई थी। वो 40 पे जाके अटक गए। आपकी पार्टी जो है मौजूदा, वो 40 पे अटक गई। 40 पे जाके अटक गई, लेकिन हमारे को जुगाड़ करने के लिए सबसे सक्षम उस टाइम के ऊपर सत्तासीन एक नेता होना चाहिए था।
तो वो खट्टर साहब थे। तो उनको इस्तेमाल किया या मशीनरी इस्तेमाल करी और सब जुगाड़ करके और फिर उन्होंने सत्ता दोबारा से संभाल ली। कुछ केंद्र से समर्थन मिला, कुछ दुष्यंत चौटाला जी को प्रेरित किया गया, और ये 10 सीटें जो थीं, जो दुष्यंत चौटाला को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा सीटें मेरे को मिल जाएंगी, लेकिन कोई कांग्रेस से रुष्ट था, कोई भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट था, वो सारे के सारे उनकी टिकट पे लड़ गए और 10 सीट उनको मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी की 9.5 साल सरकार चल गई। तो इसलिए उस दौर के ऊपर मैं समझता हूँ, मैं नया था उस टाइम के ऊपर, तो पार्टी ने सोचा कि हम पुराने कार्यकर्ताओं के क्यों ना सोचें। आज के दिन मैं समझता हूं कि अब मैंने 10-11 साल लगा दिए हैं। अब तो पुराने हो गए। अब तो पुराने हो गए। अब मैं तो उम्मीद करता हूं कि मैं पुराना हो गया। अब पार्टी जाने कि नहीं जाने कि मेरे को मानती है पुराना कि नहीं मानती है, लेकिन आज के दिन पार्टी के अंदर परिस्थिति तब्दील हो चुकी है। जो कल तक पार्टी के अंदर नहीं थे, वो सीना जोरी से भी पार्टी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और जिन लोगों को दाखिल किया गया है, कई बार अंदरूनन कलह चलती है। तो जिन लोगों को पार्टी के अंदर शामिल भी किया गया था, शायद इस तौर पे किया गया था कि ये किसी एक जन आधार वाले नेता को कमज़ोर करने के लिए हमारे लिए उपयुक्त होंगे। तो इस तरह की भी बातें चली, ये तो मैं कह भी चुका हूँ। नहीं, आपने ये कहा कि बिना आधार वाले नेताओं को और सीना जोरी, है ना, दो चीज़ें अलग अलग। तो ये सीना जोरी और बिना आधार वाले कौन हो गए? सीना जोरी तो ये अब जो टिकटी बटी हैं उसके अंदर सीना जोरी तो मतलब हमारे यहाँ कई लोगों ने अपनाई है। ये 2000 अभी वाली 24 के इलेक्शन के दौरान जी, सीना जोरी से ये विधानसभा चुनाव के अंदर लोग इधर उधर से आकर के पार्टी के अंदर शामिल हो गए। जो बाहर से जेजेपी वाले थोक में आए, बाहर सबको टिकट भी लगभग मिल गया। तो एक तो ये था। दूसरा मैं कह रहा था कि किसी जनाधार वाले नेता को अगर तुम कमज़ोर करना चाहोगे तो एक ही तरीका है कि उसके खिलाफ कार्य करने वाले कुछ ऐसे लोगों को तुम अपना शामिल कर दो और उनको प्रोटेक्शन दो जिससे कि वो कमज़ोर हो जाए। तो इस तरह की भी हो सकता है षड्यंत्र कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ किया होगा, इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया। तो अहिरवाल बेल्ट में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको आपके खिलाफ आपकी ही पार्टी में लोगों ने प्रश्रय दे दिया? ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इस पर चर्चा क्या करनी है। इसके अंदर एंटी पार्टी एक्टिविटी हो जाएगी इसके अंदर। अब 2024 में लगता है आपको कि परिस्थितियां बदल गई हैं? 2014, फिर 2019, अब 2024। हाँ, परिस्थितियों में तो कई पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि बीजेपी इज फेसिंग हार्ड टाइम। देखो, देयर इज अ परसेप्शन तो यही है कि जो हमारी साख 14 में थी वो 19 में नहीं रही, जो हमारी साख 19 में थी वो 24 में नहीं रही। लेकिन पार्टी के अंदर इसके बारे में मंथन हुआ, विचार हुआ, तो मैं समझता हूँ कि जो रास्ता पिछले 9 साल से 9.5 साल से पार्टी अपना रही थी, उसको सुधारने के लिए इन टिकटों के अंदर कुछ ना कुछ हद तक वितरण किया है और फ़र्क डाला है। तो मैं समझता हूँ इसका सकारात्मक नतीजा आने वाले चुनाव के अंदर हमारे को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सीएम बदल देना, उसके बाद जितने फैसले 9.5 साल के थे वो सब एक के बाद एक पलटते जाना, लगता नहीं है कि बीजेपी को बाहर कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी ज़रूरत ही नहीं है? दे आर सेल्फ सफिशिएंट। देखो, ये तो इस पार्टी का फैसला है। चीफ मिनिस्टर साहब को बदला भी कुछ सोच के ही बदला होगा, और जब किसी को बदलते हैं तो अमूमन आपने देखा होगा कि अगर शांतिपूर्वक बदलाव अगर आप चाहते हैं तो सलाह मशवरा उससे ज़रूर किया जाता है जो बदला जा रहा है। तो हमारे खट्टर साहब से सलाह मशवरा किया गया और खट्टर साहब ने एक ही नाम तजवीज़ किया, वो पार्टी ने मान लिया, और आज के हम उनके नेतृत्व के अंदर, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा का विधानसभा का इलेक्शन 2024 के विधानसभा चुनाव पे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? लोकसभा हम देख चुके हैं, 10 सीटें थी बीजेपी के पास, 50-50 पे आ गए। हाँ, तो उसका तो नेचुरली परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं हैं जो कि मैंने बताया कि पहले थी, और पार्टी ने इसको दुरुस्त करने के लिए शायद चीफ मिनिस्टर भी बदला, उसका सकारात्मक प्रभाव होगा।
ये पार्टी मानती है। हम प्रयास करेंगे कि हम कम से कम वहाँ तक तो पहुँच ही जाएं जहाँ तक पिछली बार हम पहुँचे थे। अहिरवाल, जैसे मैं कई बार कहता हूँ मंचों से या टीवी पे कि जो बीजेपी की सरकार चली, चाहे 2014 या फिर अभी 2014 में तो छिटपुट कैप्टन अभिमन्यु जीते, है ना, धनखड़ साहब जीत गए, कुछ लोग इधर उधर से जीत के आए, लेकिन मुख्य तौर पे अगर आप बीजेपी के सीटों का नेचर देखें तो जीटी रोड और उसके बाद फरीदाबाद और फिर ये 3 जिले, यानी कि एल शेप में अगर आप हरियाणा को देखें तो सरकार यहीं से चलती रही। पूरा जीटी रोड उठा लीजिए, मतलब पानीपत तक, सोनीपत आके थोड़ा दिक्कत होती है, फिर फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। 2019 में भी कमोबेश हालत कुछ ऐसी ही रही, बल्कि जो इधर उधर बिट्स एंड पीसेस में थे वो सब साफ हो गया, तो कुल मिलाकर के यहीं पे रह गए। 2024 में एक है जीटी रोड जो स्ट्रांग होल्ड रहा है बीजेपी का, 2014 के बाद की बात कर रहा हूं, और एक है ये दक्षिण हरियाणा, है ना, मुख्य तौर पे गुड़गांव 4, फिर महेंद्रगढ़ 4 और 3 रेवाड़ी, फरीदाबाद, और ये भी जोड़ लीजिए आपस में। तो इसमें क्या देखते हैं आप, एक जीटी रोड, एक साउथ हरियाणा? देखो, हमारी को तो उम्मीद है कि कम से कम ये दक्षिणी हरियाणा की सीटें तो जितनी बार पिछली बार मिली थी उतनी तो कम से कम मिलनी चाहिए, और जो 14 के अंदर मिली थी उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं फरीदाबाद का तो ठेका नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपने इस क्षेत्र की तो बात ज़रूर कह सकता हूं कि हमारे इस क्षेत्र से बीजेपी को अच्छा खासा समर्थन मिलेगा। मतलब महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव और गुड़गांव, मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो अहिरवाल जिसको बोलते हैं, जिसमें झज्जर भी आ गया, थोड़ा सा एरिया आ गया, थोड़ा सा हमारा गुड़गांव का एरिया आ गया, दादरी वाली के अंदर जो है ये हमारी हैं थोड़ी कुछ सीटें। भिवानी का एरिया पड़ता है थोड़ा सा अहिरवाल के अंदर, ये रोहतक का एरिया पड़ता है, थोड़ा अहिरवाल है, बिरादरी सारी रहती हैं, पर ये एक दक्षिणी हरियाणा के तौर के ऊपर या अहिरवाल के तौर पे आका जाता है। तो इस एरिया के अंदर पहले भी समर्थन बीजेपी को खासा मिला है, दरमियान में भी मिलता रहा, और इस बार भी पूरा मिलेगा। जब लोकसभा चुनाव हुआ, चूंकि मैं सवाल इसलिए कह रहा हूं कि दक्षिण हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा महत्वपूर्ण है और आपके समर्थकों के बीच में ये चर्चा का विषय रहा कि राव साहब इतनी बार 5 या 6 बार शायद आप लगातार एमपी चुने गए हैं। पहले टर्म में भी मतलब आप राज्य मंत्री थे, फिर बाद में भी राज्य मंत्री, इस बार भी राज्य मंत्री। तो कई जो आपके समर्थक हैं, आप भले ही उस पर वॉलेटाइल मतलब एग्रेसिवली ना कहते हो, लेकिन जो आपके समर्थक हैं डाउन द लाइन ये मैसेज रहता है कि बहुत इंसाफ तो हो नहीं रहा है। समर्थकों के अंदर इस बात की निराशा तो है कि मैं 10 साल एक ही पद के ऊपर नियुक्त रहा हूँ, पर ये पार्टी का फैसला था, और जब पार्टी में ज्वाइन करी थी तो अपने खुद के मन से मैंने ज्वाइन करी थी। नरेंद्र भाई मोदी की वजह से उनके अंदर आस्था जताते हुए मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी। कांग्रेस में भी मैं 34 साल रहा। कांग्रेस के अंदर मैं अपनी इच्छा से नहीं गया था। कांग्रेस के अंदर जब मैं गया था उस टाइम के अंदर इंदिरा जी हमारे बाबूजी के घर आई थी 78 के अंदर 23 सितंबर को, और जब वो जेल से निकल करके आई थी तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने हमारे यहाँ आकर के कहा था कि मुझे आज के दिन भाइयों की सहयोग की आवश्यकता है। हालांकि हमारी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ करके और 6 एमएलए जीती थी, विशाल हरियाणा पार्टी 6 या 7 जीती थी। उस टाइम इमरजेंसी के बाद कांग्रेस के बाद सिर्फ 2 ही एमएलए थे। तो उस टाइम जब इंदिरा जी आई थी तो घर आए मेहमान को निराश ना किया जाए, तो मेरे बाबूजी ने अपनी विशाल हरियाणा पार्टी को कांग्रेस के अंदर शामिल कर दिया था। तो 34 साल कांग्रेस के अंदर मैं रहा। उसके बाद जो कुछ बातें ऐसी बन गई कि मैं कांग्रेस के अंदर रहने लायक अपने आप को महसूस नहीं किया, तो मैं फिर इंसाफ मंच बना लिया था। इंसाफ मंच बनाया जब मैंने, तो 23 सितंबर को हमारे परदादा का मार्टरडम डे है, वो मनाते हैं हम। तो हम सोचे किसको बुलाएं, कांग्रेसी तो आएंगे नहीं कोई से भी हमारे जलसे के अंदर, क्योंकि मैं अनाउंस कर रहा था कि मैं कांग्रेस से अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो मैंने सोचा कि भाई नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको निवेदन कर लेते हैं अगर आ जाएं तो। इट्स ए नॉन पॉलिटिकल जलसा।
तो मैं जब उनको बुलाने गया तो उन्होंने कहा जब वो आएंगे तुम दिल्ली तो उस टाइम के ऊपर तुम्हारी मुलाकात करवा देंगे। तो जिस दिन नरेंद्र भाई मोदी दिल्ली आए उस दिन मैं दिल्ली में उपस्थित नहीं था और उन्होंने कहा कि सुबह आप आ जाओ 9 बजे, आपसे मुलाकात अगर करनी है तो नरेंद्र भाई से तो आप आ जाओ। मैं इतनी दूर था कि मैं 9 बजे किसी सूरत में पहुंच ही नहीं सकता था, तो मैं नहीं आ पाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा बुलाया मेरे को, 2-3 दिन का नोटिस देने के बाद मेरे को दोबारा बुलाया और उस टाइम कहा कि भाई तुम बात क्या करना चाहते हो। मैंने कहा जी 23 सितंबर को मेरे दादाजी का मार्टर्स डे है, उसके अंदर आपको चीफ गेस्ट के तौर के ऊपर मैं बुलाना चाहता था, लेकिन अब देरी हो गई क्योंकि आपने 15 सितंबर उसी महीने के उसी साल के अंदर आपने रेवाड़ी के अंदर एक सर्विसमैन रैली का ऐलान कर दिया है और मंजूरी दे दी है। तो मैं तो सिर्फ आज के दिन यही निवेदन कर सकता हूँ कि मैं अपना जलसा तो करूँगा ही क्योंकि मैं पहले से ऐलान कर चुका हूँ, लेकिन आप ये ना समझें कि मैं आपकी बराबरी के तौर के ऊपर ये जलसा करने लग रहा हूँ। हम पहले से ही इसको फैसला कर चुके थे, इसलिए हम आपको इनवाइट नहीं करेंगे और ना मैं आपको कहूँगा कि जी आप 15 का कैंसिल करके मेरे वाले में आ जाओ, आपके वाले में हम सहयोग कर देंगे। तो उसके बाद फिर हमने उसमें सहयोग किया। 23 सितंबर को मैंने अपना जलसा किया, मेरे को फिर से नरेंद्र भाई मोदी से मिलने का टाइम मिला, तो बोले कि भाई तुम इंसाफ मंच से क्या चाहते हो। मैं कहा जी लोगों के लिए इंसाफ चाहता हूँ और अभी तो सिर्फ मंच है ये। तो कहता मंच क्या करो, तुम पार्टी ज्वाइन करो। तो मैं कहा कौन सी पार्टी? उनका तुम बीजेपी में आओ। इस तरह से हम बीजेपी में चले गए, उनके बुलावे पे गए थे तो बीजेपी चले गए। आपके एक मित्र हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, उनकी भी अपनी एक विरासत है ना, छोटू राम और तमाम तरह की चीज़ें। वो बीजेपी में गए, 10 साल घूमे, मंत्री भी रहे, फिर वो कहते हैं वतन वापसी हो गई। तो इधर मुलाकात हुई है कभी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी? आप लोग तो अच्छे मित्र रहे हैं। नहीं, मेरी मुलाकात तो ज़रूर हुई है पर कोई ऐसी खास चर्चा नहीं हुई। मतलब क्योंकि वो पार्टी छोड़ के चले गए तो दोस्ती तो मेरी उनसे है ही, बल्कि यूथ कांग्रेस टाइम से मैं और बीरेंद्र सिंह पार्टी के अंदर काम करा करते थे और वो प्रधान हुआ करते थे, मैं उस टाइम के अंदर यूथ कांग्रेस के अंदर जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। तो उस टाइम से मेरी मित्रता है, तो दोस्ती तो रहती है। लेकिन क्यों गए क्यों नहीं गए वो तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, उसके बारे में चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं, जनता को भी पता है। ठीक है, हम आ जाते हैं 2024 पे। कई लोग इस इलाके में कह रहे हैं कि टिकट मिली तो रोहिंद्रजीत सिंह की वजह से, कटी तो आपके नाम का, और रुदाली बगल में राजस्थान है, वो कह रहे हैं कि रोहिंद्रजीत सिंह जी ने टिकट कटवा दी हमारी, सिटिंग एमएलए मिनिस्टर। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इस इलाके में रहना है तो रोहिंद्रजीत कहना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोग ऐसे हैं जो पहले कभी सत्ता देखे नहीं थे। नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद उन्होंने सत्ता देखी, खून मुंह लग गया, और अब जब उन्होंने लोगों के प्रति अपनी आस्था दर्शाने की कोशिश करी और सर्वे हुई तो पता चला कि इनकी आज के दिन लोगों के अंदर उतनी साख है नहीं। तो पार्टी का फैसला था कि पार्टी ने उनकी टिकट काट दी। अब पार्टी को तो कह नहीं सकते, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं पार्टी के अंदर, किसको कहेंगे? तो सबसे आसान तरीका ये है कि इंद्रजीत सिंह को कह दो कि इंद्रजीत सिंह ने हमारी टिकट कटवाई। भाई काटी टिकट पार्टी ने, पार्टी सर्वे के ऊपर आधार के ऊपर टिकट काट रही है और बुरा इंद्रजीत सिंह बन रहा है, क्या करें? एक कोसली से भी ट्रांसफर पोस्टिंग रेवाड़ी हो गई। पहले चर्चा थी कोई और, मूसेपुर की वाइफ या पता नहीं, जो भी नाम तो बहुत सारे चलते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली तो लक्ष्मण यादव से मैंने पूछा कि ये तो गड़बड़ हो गया, आप तो सिटिंग एमएलए वहां से थे। बोले भाई साहब गड़बड़ कैसे हो गया, ये तो मेरा प्रमोशन हो गया, सब डिवीजन से मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ गया, तो मेरा तो प्रमोशन हो गया है। तो ये इसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, मतलब तो पार्टी का फैसला है। 2 लोग हैं, एक संजय सिंह को वहां सोना से उधर भेजा गया और एक कोसली से इनको इधर भेजा गया। शशि रंजन जी, ये पार्टी के फैसले क्या हमारे से पूछ के होते हैं क्या? हम तो पार्टी के वफादार सिपाही के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर पार्टी कोई फैसला लेती है उसके बारे में मेरा टिप्पणी करने का क्या अधिकार है, या मेरे को उसकी फैसले के अंदर शिरकत कराई होगी तो मैं तो उस पर टिप्पणी करूँ ना।
अब पार्टी क्यों लेती है, कब लेती है, क्यों, किस लिए लेती है, ये पार्टी को पता है, मैं इसका जवाब नहीं। ये तो आपकी मॉडेस्टी है, ये आपका तो बहुत भोलापन है, या मॉडेस्टी हम्बलनेस है। यहाँ तो आप सड़क पे घूमिए, लोग कहते हैं कि इस पूरे इलाके में अगर पत्ता हिले तो वो भी पत्ता हिलने के पहले भी रॉ इंद्रजीत सिंह जी से इजाजत लेता कि हिलूं कि ना हिलूं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरे को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मैं जनता का एहसानमंद हूँ, लेकिन फिर भी ये भी पता है सभी को कि मैं पार्टी का डिसिप्लिन सिपाही भी हूँ। राव आरती सिंह एक नाम जो अटेली से चुनाव लड़ेंगी, बहुत दिन से आपकी इच्छा थी कि आपकी राजनीतिक विरासत को वो आगे बढ़ाए। आप चाहती तो पिछली बार भी थे 2014 में, लेकिन तब मेटलाइज नहीं कर पाया, इस बार मेटलाइज किया। क्या भविष्य देखते हैं? सबसे पहले तो उसको जीतना पड़ेगा, जनता जिताती है तो आगे की उसकी राजनीति चलेगी। तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि जब आप वोट मांगने जाएं तो लोगों से डायरेक्ट संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें। पार्टी ने टिकट दे दिया है, आपको अवसर दे दिया है, लेकिन आपका जो इंटरेक्शन है पब्लिक से वही आपको वोट दिलवाएगा या आपकी वोट खराब करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10 साल कार्य किया है पार्टी के लिए आरती ने। अपने आप टिकट चाहे बेशक ना मिली हो, 2 बार निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी कम से कम 3-4 एमएलए तो यहाँ रेवाड़ी के ही ऐसे हैं और महेंद्रगढ़ नारनौल के ऐसे हैं जिसके यहाँ जा कर के आरती ने काफ़ी हद तक प्रभाव डाला है उनके पॉजिटिव राह तय करने के लिए। मतलब पॉलिटिकल ग्रूमिंग पिछले 10 साल से 10 साल से चल रही है उसकी। हाँ, कई लोग ये भी कहते हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कि राव साहब की हसरत थी कि जो पिताजी ने जिस कुर्सी को चंडीगढ़ में हासिल किया था या उनको ईश्वर ने कृपा उनकी हुई थी, वो राव इंद्रजीत सिंह जी का एक सपना रह गया है। तो कई बार हमारे हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि पेरेंट्स बड़े वो हो जाते हैं कि अपना सपना जो पूरा नहीं हो पाया वो बच्चों के थ्रू, है ना, आप इंजीनियर नहीं बन पाए तो बेटे को खूब डंडा मार मार के पढ़ाया कि बेटा तुम आईआईटी में जाओ, डॉक्टर नहीं बन पाए तो इधर जाओ। तो ये पॉलिटिकल इच्छा है आपकी, और अगर सब दांव लग गया, हालांकि पॉलिटिक्स तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल है, तो कई नीचे चर्चा है कि आरती राव को डिप्टी सीएम के लिए भी आपको, हालांकि बड़ा हाइपोथेटिकल है, अभी तो 8 अक्टूबर को क्या आएगा नहीं आएगा उसके बाद है, लेकिन आप पुश करेंगे? देखिए, मैं बताऊं, पहले तो मेरी पॉलिटिकल इच्छा ना मेरी थी ना मेरे पिताजी की थी। मेरे पिताजी फौज में गए थे, जब वापस आए फौज से सन 47-48 के अंदर, तो हमारी विरासत के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, ज़मीनों के ऊपर लोगों के कब्ज़े थे और उनको हटाने के लिए पॉलिटिक्स में मेरे पिताजी को जाना पड़ा और एक चरम सीमा तक पहुंच गए। इंदिरा जी की कैबिनेट के अंदर दूसरे नंबर की उनको ओथ मिली, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने। मेरे बाबूजी भी चाहते थे कि मैं फ़ौज में जाऊं, मैंने चाहा कि मैं एयरफोर्स के अंदर जाऊं, तो मैंने एग्ज़ाम वगैरह, फिज़िकल वगैरह सारा मेरा हो गया था, फिट था। कलर ब्लाइंडनेस की एक डॉक्टर ने मेरे में कमी निकाल दी, तो कलर ब्लाइंडनेस की वजह से मैं एयरफोर्स का फ्लाइंग फाइटर पायलट नहीं बन सका। इस तौर के ऊपर फिर मैं वकालत में चला गया। फिर जब मेरे पिताजी पहली बार इलेक्शन में कई सालों के बाद हारे, तो मैंने सन 77 के अंदर उनकी मदद करने के लिए, मैं वकील बन गया था बाय दिन, उनकी मदद करने के लिए मैंने मतलब लोगों के बीच के अंदर आना जाना शुरू कर दिया था कि भी अगला इलेक्शन जैसे भी होगा तो उसके अंदर, लोकसभा के अंदर पिताजी को जिताएंगे। विधानसभा के चुनाव आ गए 78 के अंदर, और बाबूजी ने क्या करा कि हमारे कोसली हलके के लोगों से पूछ लिया कि भाई तुम किसको एमएलए विशाल हरियाणा पार्टी से टिकट दिलवाना चाहते हो, तो सब लोगों ने कहा कि भाई इंद्रजीत सिंह को लेके आओ। तो इस तरह से मेरे को दिन के कोई 11 या 12 बजे टेलीफोन करके बुलाया गया कि तुरंत आ जाओ। तो मैं तुरंत आया सन 77-78 के अंदर, और मेरे को कहा भाई ये दस्तखत कर दे। मैंने कागज़ पे दस्तखत कर दिया, अब जा कर के एसडीएम साहब के दे आओ। वो कागज़ नॉमिनेशन पेपर था, वो मेरे को प्रपोज़ल बना करके कैंडिडेट बना करके वहाँ भेज दिया। मैं इलेक्शन लड़ लिया, मैं जीत गया। इस तरह से मैं पॉलिटिक्स में आया था।
और अभी भी आपको बताता हूँ कि मेरे बाबूजी का भी और मेरा भी और उससे पहले मेरे परदादाओं का भी एक ही लक्ष्य रहा है कि हम इस इलाके के साथ इंसाफ करवा करके रहेंगे। हमारा नफ़ा हो या नुकसान वो एक बात दूसरी है। हम चीफ मिनिस्ट्री के वास्ते नहीं चाह रहे। हम तो ये चाहते हैं कि इस इलाके के साथ जब लोगों ने इनका इस्तेमाल किया है, कम से कम हक तो होना चाहिए। दें वोट हम। सरकारें कांग्रेस की बनाई तो इस इलाके ने बनाई, सरकारें बीजेपी की बनाई तो इस इलाके ने बनाई। अगर हमारी सरकार बनाने के बाद भी हमारे को सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पे आका जाता है तो लोगों को तो महसूस होता ही है। तो क्या सोचते हैं कि भाई हमारे को यहाँ का खुद का ही कोई चीफ मिनिस्टर होगा जब ही हमारा उल्लू सीधा होगा। ये आज लोगों के जहन के अंदर बात थी, है, आगे भी शायद रहेगी। तो ये आरती राव के जरिए आप देखते हैं कि शायद, पता नहीं, हु नोज टुमारो, लेकिन वो हफ्ता भर भी राजनीति में कहते हैं कि बहुत लंबा अरसा होता है। तो अभी तो देखो आरती की तो ज़िंदगी शुरू होनी है। राजनीतिक प्रवेश किया है उसने, एमएलए के तौर के ऊपर पहले उसने बनना है। अगर पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है तो उसके बलबूते के ऊपर आगे उसने तरक्की करनी है। चलिए एक आखिरी सवाल। दिन 8 अक्टूबर, समय 12 बजे या 1 बजे, चंडीगढ़ की क्या तस्वीर देखते हैं आप? वो कहावत ये तो है ना यार कि मैं, ये तो पंडित से पूछो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप खुद एक विशेषज्ञ। एक पंडित तो ऐसे ही आपके पड़ोस के जिले में परेशान है। देखो हमारे ज़िले के अंदर हमारे सबसे पुराने पंडित हरियाणा के अंदर अगर बीजेपी का छाप लगा हुआ है किसी के ऊपर तो रामविलास शर्मा हैं। जब वहाँ पे 1 या 2 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हुआ करते थे तो उनमें से एक ही हुआ करते थे। अब उनके साथ जो हो रहा है मुझे तो पसंद तो आ नहीं रहा है कि अब तक उनकी टिकट विकेट का फैसला हो जाना चाहिए था या सम्मानजनक तरीके से उनको कहीं ना कहीं बिठा देना चाहिए था। लेकिन फिर अगेन वो पार्टी का फैसला है, हम क्या कर सकते हैं। तो अभी 8 अक्टूबर 12-1 बजे पे अभी आप साइलेंट रहना चाहते हैं, कुछ कहना नहीं चाहते हैं? नहीं, कहना क्या है, वो तो उसके अंदर तो पार्टी को हम कोशिश करेंगे सत्तासीन करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि जब अगर पार्टी हमारे इस एरिया से सत्तासीन होती है और जगहों की निस्बत अगर बेहतरीन प्रदर्शन इस एरिया से होता है तो इस एरिया को भी तवज्जो मिले। इस एरिया को तवज्जो मिलना चाहिए है ना। इस एक लाइन में बहुत कुछ है। हाँ। समझदार ना हो तो फिर पॉलिटिक्स कोई क्यों करे, मतलब दिस वन लाइन मेक्स अ लॉट ऑफ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेबाकी से बातचीत करेंगे। हालांकि उसके लिए आप जाने जाते हैं कि खुल करके बात करते हैं, लेकिन यह है कि आप अपना समय निर्धारित करते हैं कि कब आपको बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ बोलना है। तो इसमें आपको पीएचडी हासिल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो रोइंद्रजीत सिंह जी है और इनको सुनने के लिए आप सब लोग बहुत बेताब थे। इनके भाषणों में बिट्स एंड पीसेस में आप बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन साफ साफ ये कह रहे हैं और खुली तौर पे कह रहे हैं, पहली दफ़ा बिना छुपाए ये कह रहे हैं कि अगर 8 अक्टूबर को जो रिज़ल्ट आते हैं और उसमें दक्षिण हरियाणा, साउथ हरियाणा का रोल अगर उस तरीके का दिखता है तो फिर इस इलाके को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अब इस प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन या वजूद का मतलब होता है या तो रोइंद्रजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाइए या आरती राव अगर जीत के जाती हैं तो उनको डिप्टी सीएम बनाइए। बाद बाकी देखते हैं 8 अक्टूबर को क्या होता है। जहां लड्डू बटेगा वहीं चलेंगे खाने। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।